हाय स्टूडेंट्स, ये आपके केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसे हम मूल रसायन या फंडामेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। मूल रसायन का मतलब होता है मूलभूत बातें। आपको पता होगा कि हर एक चीज़ की मूल इकाई होती है, एक बेस होता है जिसे हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होती है। फंडामेंटल केमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री को आसान बनाएगा और आपके केमिस्ट्री के पढ़ने में रुचि उत्पन्न करेगा। आप इसे जैसे ही समझ जाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ने की दिलचस्पी लगन आपकी कई गुना तेज हो जाएगी। ये केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। केमिस्ट्री क्यों पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, उसमें किस पद के क्या मतलब है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले विज्ञान के बारे में बोलते हैं। आपको पता होगा विज्ञान क्या चीज़ है। अभी हमने फिजिक्स के भी पहले चैप्टर में इस चीज़ की चर्चा की थी। किसी भी घटना के संबंध में प्रयोग परीक्षण द्वारा प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात यदि हम किसी भी विचार को सोचते हैं, किसी भी बात को सोचते हैं, तो उस बात का विश्लेषण करने के पश्चात जो हमें व्यवस्थित ज्ञान मिलता है, जो हमें सही ज्ञान मिलता है, उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को हमने मुख्यतः तीन भागों में बांटा है। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। हमने देखा कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जो ऊर्जा का अध्ययन कराती है, ऊर्जा के संबंध में अध्ययन कराती है। द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड रिलेटेड टू एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। एंड केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान द्रव्य का अध्ययन कराती है। हम बताते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स टू स्टडी ऑफ मैटर, property of matter, composition of matter and changing in matter is called chemistry। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जो किसी द्रव्य के संघटन, द्रव्य के गुण और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। आप द्रव्य का मतलब समझ पा रहे होंगे, जो ठोस, द्रव या गैस अवस्थाओं में मिलते हैं। द्रव्य के संगठन का मतलब होता है कि वो किन से बना, वो पदार्थ किस चीज़ों से बना है, किन चीज़ों के मिलाकर बनाया गया है। द्रव्य के गुण, गुण का मतलब वो धातु है कि अधातु है, कि वो अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, वो चालक है कि अचालक है कि अर्धचालक है। और उसमें होने वाले परिवर्तन, परिवर्तन का अर्थात मतलब होता है कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जिसको हम आगे चल के रिएक्शन कहते हैं, क्रिया कहते हैं, उनका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो अर्थात रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम मूलभूत द्रव्य या मैटर की स्टडी करते हैं। रसायन विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक अकार्बनिक रसायन और दूसरा कार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर से सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। हमारे ज्ञात तत्वों में कुल 118 तत्व हैं, जिसमें से कार्बन को छोड़ दिया जाए तो 117 तत्व और उनके यौगिकों का अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं, जिसे सामान्य लोग फर्स्ट पेपर कहते हैं। और कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन हम दूसरी शाखा में करते हैं, जिसको हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। मुख्यतः इसे लोग सेकेंड पेपर कहते हैं। उसमें हमारा पहला टर्म आ रहा है द्रव्य। यदि हम केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में मैटर्स को पढ़ते हैं तो मैटर क्या चीज़ होती है। द्रव्य वे वस्तुएं होती हैं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है, जो भी एक वॉल्यूम ऑक्युपाइड करती हैं, जो वेट रखती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जैसे आप देख रहे होगे हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो द्रव्य ही हैं, क्योंकि ऊर्जा को हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसे फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अपने चारों तरफ दिखाई देने वाला घर, पहाड़, पेड़, मिट्टी, पत्थर, ईंटा, जितनी भी चीज़ें हैं, बेंच, पंखा, सब के सब द्रव्य ही हैं। द्रव्य के तीन रूप होते हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। आपको यहाँ पे हम एक चीज़ बता दें कि रूप और प्रकार में अंतर होता है। अगर द्रव्य के प्रकार होता तो उसका अर्थ होता है कि वो उनके टाइप्स होते हैं, उनको मैच्युअली चेंज नहीं किया जा सकता, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो रूप होते हैं, फॉर्म होते हैं, वो परस्पर एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर हम किसी पदार्थ के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें आते हैं अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल, क्षार, लवण, ये पदार्थ के तीन प्रकार होते हैं, द्रव्य के तीन प्रकार होते हैं। अर्थात अम्ल को क्षार में या क्षार को अम्ल में नहीं बदला जा सकता। लेकिन द्रव्य के तीन रूप भी हैं, मैटर्स के तीन फॉर्म है, वो है ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस फॉर्म तो है, लेकिन उन्हें एक दूसरे के रूप में बदला जा सकता है। जैसे किसी भी ठोस को अगर हम गर्म कर दें तो वो द्रवित हो जाता है, द्रव में बदल जाता है, या अधिक गर्म करने पे वो गैस स्टेज में चला जाता है, वाष्पित हो जाता है। ठोस किसी भी पदार्थ का
या किसी भी द्रव का वह रूप होता है जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं सामान्यतः, अर्थात उस पर कोई भी बाह्य बल या दाब न लगाया जाए तो वो पदार्थ अपने सामान्य स्थिति में एक निश्चित आकृति और आयतन रखता है, वो ठोस कहलाता है। जैसे पत्थर है, आयरन है, तांबा है, नमक है, हीरा है आदि। ठोस को हमने दो भागों में बांटा है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस उन ठोस को कहते हैं जिनके अंदर उनके परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होते हैं जो जिनके अंदर परमाणुओं का कोई एक निश्चित क्रम में व्यवस्था नहीं होती है। इनका हम सबसे ज़्यादा अध्ययन इंटर के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट में या ठोस अवस्था में करेंगे। द्रव, द्रव क्या चीज़ है? लिक्विड की अगर हम बात करें तो वह द्रव्य, वह मैटर जो एक निश्चित आकृति तो नहीं रखता लेकिन एक निश्चित आयतन रखता है, अर्थात एक निश्चित आयतन होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है, द्रव कहलाता है, लिक्विड कहलाता है। जैसे अल्कोहल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, जल आदि। द्रव को हमने तीन भागों में बांटा है। ये भी तीनों चैप्टर टॉपिक्स आप इंटर में ही ज़्यादा पढ़ने पाओगे, जिसमें पहला है विलयन, दूसरा है कोलाइडी विलयन और तीसरा है निलंबन। विलयन की अगर हम बात करें तो विलयन सॉल्यूशन वो द्रव होता है जिसमें मिले हुए पदार्थ के कण आँखों और सूक्ष्मदर्शी दोनों से अलग अलग दिखाई नहीं देते, अर्थात विलयन में उपस्थित संघट जो उसके घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनके कणों को अलग अलग ना तो आँखों से देख सकते हैं ना सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जैसे जल और नमक का विलयन या घोल, अगर हम जल और नमक को मिला दें तो उनके जल के कण और नमक के कण को ना तो आँखों से अलग अलग देखा जा सकता है और ना ही सूक्ष्मदर्शी से अलग अलग देखा जा सकेगा। दूसरा होता है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन भी द्रव का एक रूप होता है जिसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें मिलाए गए पदार्थ अर्थात उसमें उपस्थित संघटन में उनके कणों को अलग अलग आँखों से तो नहीं देखा जा सकता लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। जैसे दूध और जल का मिश्रण, अगर दूध और जल के विलयन को लें तो उसमें दूध के कण और जल आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे में फैल जाते हैं, लेकिन उनके कणों को अलग अलग देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी से, और उसे हम अलग कर भी सकते हैं। आपने देखा होगा पनीर बनाते समय हम दूध और पानी को अलग अलग कर देते हैं। निलंबन, निलंबन द्रव का सबसे विकृत रूप होता है, सबसे खराब रूप होता है। निलंबन में मिलाए गए पदार्थ के कण अलग अलग दिखते रहते हैं, नग्न आँखों से भी और सूक्ष्मदर्शी से भी। जैसे जल और रेत का विलयन, अगर जल और बालू को एक गिलास में मिला दें तो मिलाने के पश्चात भी हमें जल के कण अलग और रेत के कण अलग दिखेंगे। गैस, गैस द्रव्य का तीसरा रूप होता है और यह सामान्य अवस्था में कोई निश्चित आकृति और आयतन नहीं रखता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि। हमारी केमिस्ट्री का सबसे पहला पॉइंट होता है परमाणु, एटम। अगर हम एटम की बात करें तो किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जिंक, आयरन आदि। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, उससे भी छोटी इकाइयाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स या अन्य मूल कण हैं, लेकिन फिर भी हम लोग केमिस्ट्री में ये मानते हैं कि हमारा परमाणु ही सबसे छोटा है। और परमाणु की बात करें तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है लेकिन अकेले एलोन नहीं रह सकता, वो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तत्व अगर बात करें तो किसी भी पदार्थ के एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं, जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, जिंक, आयरन आदि। आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि परमाणु और तत्व दोनों के एग्जाम्पल एक जैसे हैं। हाँ, ये सही है कि परमाणु और तत्व एक ही होते हैं, बस उनमें संख्याओं का अंतर होता है। अगर सोडियम का एक कण है तो आप उसे कहेंगे सोडियम परमाणु, लेकिन सोडियम के अगर ज़्यादा कण हैं तो आप कहेंगे सोडियम तत्व। अगर ऑक्सीजन का एक कण है तो आप कहेंगे ऑक्सीजन परमाणु, अगर ऑक्सीजन के ज़्यादा कण हैं तो आप उसे कहोगे तत्व। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड होता है और सिंगुलर नंबर को हम परमाणु कहते हैं, प्लूरल नंबर को हम लोग तत्व कहते हैं। अर्थात आप आयरन तत्व भी कह सकते हो और आयरन परमाणु भी कह सकते हो, लेकिन आयरन परमाणु कहने का तात्पर्य आयरन के एक कण से होता है और आयरन तत्व कहने का
तात्पर्य कई कणों से होता है। इसी प्रकार अणु और यौगिक होते हैं। अणु परमाणु के जस्ट विपरीत परिभाषित होते हैं। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। अणु समांतर रिएक्शन तो नहीं कर सकते लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जैसे O2, H2, H2O, CO2, NH3 आदि। जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आपको दिए गए उदाहरण में। यही कारण है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन वे परस्पर अपक्रिया नहीं कर रहे हैं, वरना ये परस्पर अपक्रिया कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, तो ये परस्पर अपक्रिया क्यों नहीं कर लेते और कोई नाइट्रोजन के ऑक्साइड तैयार कर लें, जैसे लाफिंग गैस हुआ। इसका कारण है कि वे अपने अणु मॉलिक्यूल के फॉर्म में हैं और इसलिए वो अपक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। जब वो परमाणु के फॉर्म में आएंगे, जब हम उसको किसी बेसल या बर्तन में रख के गर्म करते हैं, उनके बांध टूट जाते हैं, तो परमाणु की स्टेज में आ जाते हैं और तब वो बर्तन के अंदर अपक्रिया कर लेते हैं। इसलिए वायुमंडल में वो अपक्रिया नहीं करते। यौगिक, अगर हम यौगिक की बात करें तो यौगिक उन्हीं अणु का अधिक संख्या होती है, अर्थात किसी भी पदार्थ के एक ही प्रकार के अणुओं के समूह को यौगिक कहते हैं। उदाहरण सेम दिया जा रहा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। यौगिक का मतलब प्लूरल नंबर से होता है और अणु का मतलब सिंगुलर नंबर से होता है। जैसे जल का एक अणु मतलब जल का एक कण और जल यौगिक मतलब ज़्यादा मात्रा में जल। यौगिक को हमने दो भागों में बांटा है, एक होमोजीनियस जिसको समांगी यौगिक कहते हैं, दूसरा हेट्रोजीनियस जिसको विषमांगी यौगिक कहते हैं। समांगी यौगिक और विषमांगी यौगिक में फ़र्क इतना होता है कि समांगी यौगिक में मिले पदार्थ या तत्वों के संघटन पता होते हैं, ज्ञात होते हैं। मतलब वे यौगिक जिनके संघटन, जिसके घटक और अनुपात दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें समांगी यौगिक कहते हैं। जैसे जल, H2O में ये ज्ञात है कि इसमें सिर्फ दो तरह के ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसमें भी ज्ञात है कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, तथा वो कितने अनुपात में मिले हैं ये भी आपको ज्ञात होता है। विषमांगी यौगिक, यौगिक का वह रूप होता है, वह प्रकार होता है जिसमें यह तो ज्ञात होता है कि उसमें क्या क्या मिले हैं, लेकिन ये ज्ञात नहीं होता कि वो कितनी मात्रा में मिले हैं। अर्थात घटक तो निश्चित होते हैं लेकिन अनुपात निश्चित नहीं होते। तो जिन यौगिकों में घटक और अनुपात दोनों निश्चित होते हैं उन्हें समांगी यौगिक कहते हैं, और जिन यौगिकों में वो दोनों निश्चित नहीं होते, घटक निश्चित होते लेकिन अनुपात निश्चित नहीं होते, विषमांगी यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल और नमक का घोल, अगर जल और नमक को घोल दिया जाए तो ये ज्ञात होगा कि उसमें जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा नमक में सोडियम और क्लोरीन है, लेकिन कौन कितनी मात्रा में है ये बताना मुश्किल होगा। मिश्रण, मिश्रण आपके पदार्थ का एक अलग प्रकार होता है। मिक्सचर जानते हो वे पदार्थ होते हैं जिनके घटक अनिश्चित होते हैं, मतलब वे पदार्थ जिसमें उपस्थित कंपोनेंट के पूरी जानकारी ना हो, हमें पूरे कंपोनेंट पता ना हो कि इसमें क्या क्या मिला है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, वायु में बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, वाष्प कण है, धूल के कण हैं, तो ऐसे कई चीज़ें वायुमंडल में मिले हुए हैं, इसलिए वायु को हम मिश्रण में डालते हैं। दूध, दूध में भी हमें टोटल कंपोनेंट पता नहीं होता, इसलिए उसको भी मिश्रण कहते हैं। मिट्टी है, कांच है, सीमेंट है। मिश्रण को हमने दो भागों में बांटा है। यौगिक की तरह ये भी दो तरह के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसके घटक आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं, उसे घटक तो आपको निश्चित नहीं होते, लेकिन जो भी हैं वो इस प्रकार मिल जाए कि उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सके, तो उसे हम लोग समांगी मिश्रण या होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे सीमेंट, सीमेंट में बहुत सी चीज़ें मिली होती हैं लेकिन किसी को अलग अलग देखा नहीं जा सकता। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसको हम अलग अलग देख सकते हैं मिलाने के पश्चात। जैसे आप जल और रेत का मिश्रण ले लो, जल और रेत को मिला दोगे तो जल और रेत के कण अलग अलग दिखाई देते हैं। इस प्रकार आपके कुछ टर्म्स थे जिसको आपको क्लियर करना था, हम आपको एक बार रिपीट करा दें कि आपको क्या क्या जानना था। परमाणु, तत्व, अणु, यौगिक, फिर यौगिक के प्रकार समांगी यौगिक, विषमांगी यौगिक, फिर मिश्रण, मिश्रण के प्रकार समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपकी और भी ज़्यादा समझ बनेगी। केमिस्ट्री की मूल रसायन की बातें अब आती हैं कि हमें ये ज्ञात है कि आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्वों का
नॉलेज है, ज्ञात है, हमें 118 तत्वों के बारे में पता है, लेकिन उन्हें लेके जो हमारे अंदर कन्फ्यूजन होता है कि हम पूरे पीरियोडिक टेबल को रटना पड़ता है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, इन सब भ्रम से आप बाहर निकल जाएं। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, यहाँ पे महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बताएंगे जो आपकी पूरी केमिस्ट्री को आसान बनाएगा। आप कभी भी पीरियोडिक टेबल को रटने की जरूरत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक के क्रम वाइज संकेत सहित तत्वों को तैयार रखना है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कहीं पर भी मैंगनीज आ गया तो आप पूछेंगे मैंगनीज का परमाणु क्रमांक कितना है, कहीं फास्फोरस आ गया तो फास्फोरस का संकेत क्या है। ऐसे प्रॉब्लम्स आपके अंदर ना आए, इसलिए 30 तक आपको तैयार रखना है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक है। 30 परमाणु क्रमांक तक हर एक तत्व का परमाणु क्रमांक, संकेत और नाम आपको तैयार होना चाहिए। फिर उसमें पीरियोडिक टेबल में हम कुछ समूह को तैयार करते हैं। आपको पता है आवर्त सारणी में टोटल जो खड़े कॉलम होते हैं उन्हें हम समूह कहते हैं, जिनकी दीर्घाकार आवर्त सारणी में संख्या 18 है। आपको पता है कि 18 समूह में से जो पहला समूह है उसे हम क्षार धातु या एल्कली मेटल कहते हैं। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम आता है। दूसरा क्षारीय मृदा धातु है। आप क्षारीय मृदा धातु दूसरे समूह को कहते हैं। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम आता है। जब भी आपसे कोई क्षारीय मृदा धातु कहेगा तो आप इनमें से चुनेंगे, क्षार धातु कहेगा तो आप पहले वाले समूह से चुनेंगे। 17वें समूह के तत्वों को हम हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टाटाइन आता है। अक्रिय तत्व जो 18वां समूह तत्व है, इसमें से आप को ज्ञात होना चाहिए कि आवर्त सारणी के सबसे दाएं स्थित होता है और इसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान आता है। ये क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, हाइड्रोजन तत्व और अक्रिय तत्व में जो लास्ट वाले तत्व हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं। उसी में आपको अगर हम बात करें तो जो 11वां समूह का तत्व है या फर्स्ट बी समूह जिसको हम कहते हैं, उनके तत्वों को हम मुद्रा धातुएं कहते हैं। उसमें आपके 3 मुख्य तत्व हैं, कापर जिसको हम तांबा भी कहते हैं, सिल्वर जिसको हम चांदी भी कहते हैं और एयू गोल्ड जिसको हम सोना भी कहते हैं। ये तीनों धातुओं को हम मुद्रा धातु भी कहते हैं, क्योंकि पहले के समय में इनसे आपकी सिक्के बनाए जाते थे। इन कुछ तत्वों के उपनाम होते हैं, सरनेम होते हैं, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप उनके उपनाम रखेंगे। जैसे कार्बन को हम कोक भी कहते हैं, सल्फर को हम गंधक भी कहते हैं, आयरन को हम लोहा भी कहते हैं, कापर को हम तांबा भी कहते हैं, सिल्वर को हम चांदी भी कहते हैं, गोल्ड को हम सोना भी कहते हैं, जिंक को हम जस्ता भी कहते हैं और मरकरी को पारा कहते हैं। तो अगर कभी पारा कह रहा है तो आप उसे मरकरी भी समझोगे, कभी जस्ता कह रहा है तो समझ जाना जिंक होता है। जैसे जस्ता का लवण मतलब जिंक का लवण हो जाएगा। परमाणु भार, आपको परमाणु क्रमांक तो आपको पता है कि हमें परमाणु क्रमांक तैयार रखना होता है जो किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। लेकिन परमाणु भार आप कुछ बच्चे इस तरह याद रखते हैं कि परमाणु क्रमांक को दोगुना कर देने पे परमाणु भार मिल जाता है, लेकिन ये सभी जगहों पे नहीं, सिर्फ कुछ जगहों पे ही सही है और बाकी जगहों पे आपको तैयार रखना होगा। तो कुछ जो महत्वपूर्ण परमाणु भार हैं वो आपको लगभग 17 तत्व या 18 तत्व हैं, 17 तत्वों का उनका आपको तैयार रखना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है लेकिन परमाणु भार 12 होता है। सोडियम का अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो परमाणु क्रमांक 7 होता है लेकिन यहाँ परमाणु भार 14 है, तो यहाँ दोगुना हो रहा है। ऑक्सीजन का 8 होता है तो परमाणु भार 16 है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है तो इसलिए 18 है। लेकिन सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है लेकिन परमाणु भार 11 दूनी 22 नहीं 23 होता है। मैग्नीशियम का 24 होता है परमाणु भार, तो यहाँ परमाणु भार दिया है एल्युमिनियम का 27, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, आयरन का 56, कापर का 63, जिंक का 65 और आयोडीन का 127 होता है। तो आपको परमाणु भार भी याद रखने हैं जो आपको हर एक चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको बार बार किसी से पूछना ना हो, बार बार नोट्स ना पढ़ना हो, इसलिए इस पर प्रैक्टिस जरूर करना। आपको याद नहीं करना है, बार बार लिखना है, बार बार देखना है, ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। तीसरी सबसे लास्ट टॉपिक होती है अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। आपको केमिस्ट्री अगर समझना है तो सबसे पहले आपके नामकरण पे पकड़ होनी चाहिए। नामकरण पकड़ मतलब होना है कि किसी भी यौगिक का नाम लिखना। अगर हम लोग की केमिस्ट्री में जो बच्चे होते हैं उनका नाम अक्सर गलत होता है। उन्हें हम कोई भी यौगिक का नाम दे दें, जैसे आप
मैग्नीशियम सल्फाइड लिखिए, तो मैग्नीशियम सल्फाइड का वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं लिख पाते, या हमने कुछ लिख दिया जैसे AlPO4, इसका क्या नाम है तो नाम नहीं पढ़ पाते। इस समस्या को हम लोग बहुत आसानी से दूर कर देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके लिए आपको ये टॉपिक समझना होगा। कोई भी अकार्बनिक यौगिक दो पार्ट से बनता है, उसमें पहला आयन होता है और दूसरा मूलक। मतलब आयन और मूलक से ही यौगिक बनते हैं। किसी किसी यौगिक में दोनों आयन होते हैं, किसी किसी यौगिक में दोनों मूलक होते हैं और किसी किसी में एक आयन और एक मूलक होता है। लेकिन यौगिकों का नाम दो तरह का होता है, पहला रासायनिक नाम, दूसरा साधारण नाम। हम लोग यहाँ जो आयन और मूलक के सहायता से नाम पढ़ना सीखेंगे वो रासायनिक नाम होगा। साधारण नाम हम अपने प्रयोग में लाते रहते हैं। साधारण नाम का कोई भी तर्क नहीं होता, तो जो प्रैक्टिस करेगा उसी को तैयार रहेगा। जैसे NaCl एक यौगिक होता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन साधारण नाम इसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। जैसे K2SO4 Al2SO4 24H2O, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इसका नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है, जिसे हम साधारण भाषा में फिटकरी भी कहते हैं। जैसे NH4Cl, इसका रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है, लेकिन साधारण में हम नौशादर भी कहते हैं। तो साधारण नाम जो नौशादर है, जो फिटकरी है, ये आपको प्रैक्टिस के मतलब करने से ही आएगा। लेकिन रासायनिक नाम को समझने के लिए हम आयन और मूलक को यदि समझ लेते हैं तो रसायन विज्ञान के अधिकांश लगभग 95% यौगिकों का नाम बिना रटे बता देंगे या लिख लेंगे। आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं। आयन क्या चीज़ होती है? आयन एक परमाणु जो होते हैं उन पर अगर आवेश आ जाता है, इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने से कोई आवेश आ जाता है तो उसे हम लोग आयन कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन त्यागने से आ रहा है तो धनावेश होता है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से आ रहा है तो ऋणावेश होता है। यहाँ पे हमने कुछ आयन और उनके नाम दिए हैं। यहाँ पे आयनों के नाम आप चार्ज सहित रखेंगे। जैसे Na सोडियम पे 1+ को हम सोडियम कहते हैं, Mg पे 2+ को मैग्नीशियम कहते हैं, K पे 1+ को पोटेशियम कहते हैं, Ca पे 2+ को कैल्शियम कहते हैं, Zn पे 2+ को जिंक कहते हैं, Ba पे 2+ को बेरियम कहते हैं, Pb के 2+ को लेड कहते हैं, एल्युमिनियम के 3+ को एल्यूमिनियम कहते हैं। यहाँ आप देख रहे होगे कि तत्व का नाम ही उस आयन, अच्छा याद रखना हम उसमें आयन वर्ड छोड़ रहे हैं। जैसे वो सोडियम नहीं है, सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्योंकि उस पर चार्ज है, तो हम आयन नाम नहीं ले रहे। वो कैल्शियम, जैसे कैल्शियम सिर्फ Ca होता तो कैल्शियम एटम होता, कैल्शियम परमाणु, लेकिन कैल्शियम पे 2+ है तो कैल्शियम आयन है। 9वें नंबर पे आप देख रहे हो कापर में दो लोग हैं, कापर पे सिंगल प्लस और कापर पे 2+। अगर कापर सिंगल प्लस है तो क्यूप्रस होता है और कापर पे 2+ है तो क्यूप्रिक होता है। इसलिए आपको आवेश हमेशा दिमाग में रखना होगा कि किस पर कितना आवेश है, क्योंकि आवेश के हिसाब से ही नाम लिखा जाता है। Fe पे अगर 2+ है तो उसको हम फेरस कहते हैं, Fe पे अगर 3+ है तो हम उसको फेरिक कहते हैं, Sn पे अगर 2+ है तो स्टैनस कहते हैं, Sn पे 4+ है तो स्टैनिक कहते हैं, Hg पे 2+ है तो मर्क्यूरस कहते हैं, वहीं पे Hg पे 2+ है, Hg2+ सिंगल है तो मर्क्यूरिक कहते हैं। हाइड्रोजन पे अगर 1+ है तो उसको हाइड्रोजन कहा जाता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन पे माइनस है तो हाइड्राइड पढ़ते हैं, F पर माइनस है तो फ्लोराइड पढ़ते हैं, Cl पे माइनस है तो क्लोराइड पढ़ते हैं, Br पे माइनस है तो ब्रोमाइड पढ़ते हैं, आयोडीन पे माइनस है तो आयोडाइड पढ़ते हैं, अगर S पे 2- है तो सल्फाइड पढ़ते हैं, ऑक्सीजन पे 2- है ऑक्साइड पढ़ते हैं, नाइट्रोजन पे 3- है तो नाइट्राइड पढ़ते हैं। इस तरह आपको टोटल 2500 आयनों के आवेश सहित नाम तैयार रखने होंगे। फिर आते हैं मूलक। आवेशित अणु को मूलक कहते हैं। आपको पता होगा परमाणु हमेशा सिंगल होता है, लेकिन अणु कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। लेकिन जब अणु पर आवेश आ जाते हैं तो हम उसे मूलक या रेडिकल्स कहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ मूलकों के नाम दिए हैं 28, उनको याद रखना है। जैसे OH पर माइनस, OH एक मूलक है जिसपे 1- है, उसको हाइड्रोक्साइड कर रहे हैं। CO3 पर 2- है, इसको हम कार्बोनेट कर रहे हैं। HCO3 पर 1- को हम बाई कार्बोनेट करें, SO3 पर 2- को हम सल्फाइड करें, SO4 पर 2- को हम सल्फेट करें, अर्थात SO3 है तो सल्फाइड, SO4 है तो सल्फेट, NO2 पर 1- है तो नाइट्राइट, NO3 पर 1- है तो नाइट्रेट, HCOSO4 पर 1- है तो हाइड्रोजन सल्फेट, BO3 पर 3- है तो बोरेट। आवेश आप जरूर याद रखना कि किस मूलक पर कितना आवेश है। PO3 पर 3- है तो फास्फाइड, PO4 पर 3- है तो फास्फेट, NH4 पर 1+ है तो अमोनियम, PH4 पर 1+ है तो फास्फोनियम, CH3 पर 1+ है तो मेथिल,
C2H5 पर 1 प्लस है तो एथिल, HCOO पर 1 माइनस है तो फॉर्मेट, CH3COO पर माइनस है तो एसीटेट, CH3O माइनस है तो मेथॉक्साइड, C2H5O माइनस है तो एथॉक्साइड, C2O4 पर 2 माइनस है तो ऑक्जिलेट, H2O3 पर 2 माइनस है तो थायोसल्फेट, MnO4 पर माइनस है तो परमैंगनेट, Cr2O7 पर 2 माइनस है डाइक्रोमेट, ClO3 पर माइनस है तो क्लोरेट, BrO3 पर माइनस है तो ब्रोमेट, IO3 पर माइनस है तो आयोडेट, Cn पर 1 माइनस है तो साइनाइड और Nc पे 1 माइनस है तो आइसोसाइनाइड। इस प्रकार आपको 25 आयन और 28 रेडिकल का नाम आवेश सहित तैयार करना होगा। इसको आप बार बार लिखेंगे तो आपके प्रैक्टिस में आएगा। फिर हम इसको एप्लीकेशन करके दिखाएंगे कि कैसे हम पूरे रसायन विज्ञान में किसी भी यौगिक का नाम पढ़ सकते हैं जो बिना गलती के सही होगा। प्रैक्टिस हम इसके बाद देंगे। इसमें एक लास्ट चैप्टर है साधारण नाम। साधारण नाम हमने बताया कि साधारण नाम आपको तैयार रखना होगा, लेकिन आप साधारण नाम को बार बार प्रैक्टिस में लिए रहेंगे तभी तक ये याद रहेगा। साधारण नाम कुछ 28 यौगिकों के हमने लिख दिए हैं जो ज़्यादातर चलता है, जिसमें NaOH आप जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, लेकिन इसका साधारण नाम कास्टिक सोडा है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है, लेकिन साधारण नाम में हम कास्टिक पोटास कहते हैं। Na2CO3 जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट रासायनिक में कहते हैं, लेकिन साधारण नाम इसका धावन सोडा है। NaHCO3 को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, लेकिन साधारण नाम इसे खाने का सोडा कहा जाता है। NH4Cl जिसका नाम अमोनियम क्लोराइड है, लेकिन हम इसे नौशादर कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड जिसका नाम है, इसे अब विरंजक चूर्ण साधारण नाम में भी कहते हैं। यह HNO3 नाइट्रिक अम्ल इसे हम लोग अक्सर कहते हैं, लेकिन इसे सोरिक अम्ल भी कहा जाता है। H2SO4 जिसको आप सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हो, इसे साधारण भाषा में गंधक का अम्ल भी कहते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर लाइमस्टोन भी कहा जाता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड को चूना कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। HGS मर्क्यूरी क्लोराइड सल्फाइड है, इसको अब सिंदूर, आपका जो सिंदूर होता है इसका सूत्र होता है ये। PbO लिथाल जिसे हम PbO लेड ऑक्साइड को लिथाल भी कहते हैं। PbS लेड सल्फाइड को गैलेना भी कहते हैं। Pb3O4 को रेड लेड कहते हैं। कॉपर सल्फेट को डीलाथोथा जिसको ब्लू बिट्रॉल भी कहते हैं। FeSO4 फेरस सल्फेट को हरा कशिश ग्रीन बिट्रॉल कहते हैं। MgSO4.7H2O को इप्सम भी कहा जाता है। वहीं पे कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O को जिप्सम कहा जाता है। इप्सम और जिप्सम दो अलग चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट में किया जाता है जो उसके जमने की दर को कम करता है। कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं, इसे शॉर्ट में POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। इसका उपयोग अक्सर शल्य चिकित्सा हड्डी के टूटने पर प्लास्टर में किया जाता है, मूर्ति बनाने में भी करते हैं। Na2H2O3 इंटू 5H2O हाइपो के नाम से जानते हैं, सोडियम थायोसल्फेट है, हाइपो कहते हैं इसे। Na2B4O7 इंटू 10H2O सुहागा इसका नाम है, जिसको हम बोरेक्स भी कहते हैं। Fe3O4 को हम लोग चुंबक कहते हैं, ये आपका मैग्नेटाइट है जिसका चुंबक भी साधारण भाषा में बोला जाता है। HgCl2 को केरोसिन सप्लीमेंट जो मर्क्यूरी क्लोराइड है, और Hg2Cl2 को कैलोमल जो मर्क्यूरस क्लोराइड है, अर्थात मर्क्यूरिक क्लोराइड को केरोसिन सब्लिमेंट और मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमल भी कहते हैं। NaNH4HPO4 इंटू 4H2O को माइक्रोकास्मिक लवण भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, लेकिन हम इसे साधारण में माइक्रोकास्मिक लवण भी कहते हैं। Al2AO3 को हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड जो रासायनिक नाम है, इसे साधारण में एल्यूमिना भी कहते हैं। और FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O को मोहर लवण भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपको साधारण नाम भी तैयार रखने हैं, और आप इसे रटेंगे नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। हम नाम लिखने का प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके।